अस्सलामुअलैकुम। आज न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अरशद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर आपको देंगे। लाहौर हाई कोर्ट में नैब की जानिब से मरियम नवाज की पेशी पर कारकुनों को आने से रोकने की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने नैब की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज तारिक खान से। तारिक, बताइएगा इस समाअत के हवाले से। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार फवाद में 2 रुकनी बेंच ने जो है नैब की जानब से मरियम नवाज की पेशी के मौके पर कारकुनान को साथ लाने के खिलाफ जो दरखास्त है वो दायर की थी, जिसे अदालत ने निपटा दिया और अदालत ने करार दिया कि अगर कोई कानून की पासदारी ना करेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो कानून की पासदारी करे। नैब की तरफ से दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मरियम नवाज से नैब ने 26 मार्च को 2 केसेस में तलब किया है और मरियम नवाज ने पीडीएम के कारकुनों के साथ नैब में पेश होने का ऐलान किया है। मरियम नवाज ने धमकी दी है कि वो अकेली नैब में पेश नहीं होंगी। मरियम नवाज के बयान से साफ ज़ाहिर होता है कि इंक्वायरी में पेश होने की बजाय नैब तहकीकात में रुकावट जो है वो पैदा करनी चाहती है, लिहाजा अदालत जो है उनको हुक्म मरियम नवाज अमन अमान खराब करना चाहती है, नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया है। बहुत शुक्रिया तारिक खान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि सियालकोट में थाना मोतरा की हदूद में अराजी के तनाजे पर फायरिंग हुई। बाप ने बेटे, बहू, पोते और पोती को कत्ल कर दिया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज ख्वाजा रेहान से। ख्वाजा रेहान, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, ये वाक़या सियालकोट के थाना मोतरा में पेश आया है, जहाँ बशारत नामी शख्स ने फायरिंग करके अपने बेटे अदनान को कत्ल किया और जिसके बाद आले के साथ अपनी बहू, पोते और पोती को जो है वो कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है, पुलिस की जानकारी है कि ये एक जायदाद के जो है वो तनाज़ा चल रहा है, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा रेहान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की सिंध हाई कोर्ट ने 2 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। हलीम आदिल शेख को 2-2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज शमील अहमद से। जी शमील। आज देखिए, अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के खिलाफ जिला इलेक्शन के दौरान हंगामारे दहशतगर्दी के 2 मुकदमा दर्ज किए गए थे, जिसके हवाले से सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त जमानत दायर की थी, जहाँ अदालत से दलाल मुकम्मल होने के बाद फरीदान के शेख को 2 लाख रुपए के मशकों के उनकी जमानत मंजूर की है और हुक्म दिया है कि अगर उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं है तो उनको रिहा किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शमील अहमद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। एमक्यूएम पाकिस्तान के 37वें यौम तासीस के हवाले से आज जलसा किया जाएगा। निश्तर पार्क में जलसे की तैयारियां की जा रही हैं। जलसागाह में कुर्सियां लगा दी गई हैं और स्टेज भी तैयार कर लिया गया है। मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जुनेद, बताएगा तैयारियां कर ली गई? देखिए जी, एमक्यूएम पाकिस्तान आज अपना 37वां यौम तासीस मनाने जा रही है। निश्तर पार्क के अंदर इस वक्त तैयारियों का सिलसिला जारी है। स्टेज को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया है, साउंड सिस्टम लगाए गए हैं, एक बड़ी एलईडी लगाई गई है जिसमें कारकुनान जो है वो अपने कायद के खिताबात देख सकेंगे। यहाँ पर जो रहनुमा मौजूद होंगे वो वक्तन फवक्तन खिताबात भी करते रहेंगे। 6 बजे का वक्त रखा गया है यहाँ पर जो है वो जलसे को शुरू होने का, जबकि कारकुनान जो है 2 बजे के बाद से मुख्तलिफ इलाकों से रैलियों की सूरत में यहाँ पर जलसागाह पहुंचेंगे। अगर इंतजामात की बात की जाए तो यहाँ पर जो है अतराफ के इलाकों में यानी अतराफ की गलियों के अंदर लाइटें लगाई गई हैं ताकि रात देर तक जब ये जलसा जारी रहेगा तो किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। जबकि यहाँ जो 4 गेट्स हैं, 4 में से 1 गेट सिर्फ और सिर्फ रहनुमाओं के लिए मखसूस किया गया है, जबकि 1 गेट जो ऐसा है जहाँ से सिर्फ और सिर्फ कारकुनान चेकिंग के अमल के बाद इस ग्राउंड के अंदर दाखिल हो सकेंगे। अहम खबर आपको देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 में 10 अप्रैल को दोबारा पोलिंग रोक दी है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 में 10 अप्रैल को दोबारा पोलिंग रोक दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे, अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में NA 75 10 में दोबारा जो पोलिंग है उसको रोक दिया है और अदालत ने ये कहा है कि अब दोबारा जो पोलिंग है वो उसको पोलिंग होती थी अब उसको पोस्टपोन किया जाता है। और इसकी बुनियादी वजह जो आज बताई गई है, जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि के दलाइल का हाल मुकम्मल नहीं हुए, अभी सलमान अकरम राजा दलाइल दे रहे हैं और इसके
इलेक्शन कमीशन को भी मौका मिलेगा दलाल देने का, लिहाजा और बेंच की जो अदम दस्तयाबी है ये एक बड़ी वजह है कि हम इस हफ्ते और रवां हफ्ते भी एन मुमकिन है कि इस मुकदमे की समाअत न कर सकें। लिहाजा 10 अप्रैल को जो पोलिंग है उसको रोक रहे हैं, उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। पोस्टपोन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। हम अभी इसको ये नहीं कहा जा सकता कि अदालत ने जो इलेक्शन कमीशन है उसका फैसला मुअत्तल किया है, सिर्फ और सिर्फ पोलिंग को पोस्टपोन किया जा रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा कंक्लूड नहीं हो सका और कंक्लूड होने में अभी वक्त मुयस्सर होगा, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीद है उनकी मुकम्मल नहीं कर पा रहे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील भी दलाल देंगे और उसके बाद दीगर फ्रीकैन भी दलाल देंगे और सबसे आखिर में शौकत जो कई उम्मीदवार दलाल देंगे। उसके बाद ही अदालत फैसले पर पहुंच सकेगी। तब तक अदालत ने कहा है। ठीक है अदील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपकी आवाज हम तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही। अपने नाजरीन को बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 में 10 अप्रैल को दोबारा पोलिंग रोक दी है। बताया जा रहा है कि फैसला अभी तक पोस्टपोन किया गया है, अभी ये फैसला किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो इतलात सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 में 10 अप्रैल को दोबारा पोलिंग रोक दी है। दोबारा पोलिंग का फैसला जो है वो किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 में 10 अप्रैल को दोबारा पोलिंग रोक दी है। एक दफा फिर अपने नुमाइंदे का रुख करेंगे अदील सरफराज का। अदील, एक दफा फिर तफसीलन बताइएगा, इस फैसले के हवाले से पोस्टपोन किया गया है या फैसला कर लिया गया है? जी बिल्कुल, 10 अप्रैल को जो पोलिंग होना थी NA 75 में अब उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अदालत ने ये कहा है कि अब 10 अप्रैल को ये पोलिंग नहीं होगी। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वकील वहां पर मौजूद थे, DG लॉ रोस्टम पर आए। अदालत ने उनसे पूछा कि अगर आप लोग अपने तौर पर ये जो पोलिंग है इसको रोक सकते हैं तो आप रोक दें, हम आर्डर पास नहीं करते। जिस पर DG लॉ ने बताया कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो ये फैसला बतौर DG लॉ नहीं कर सकते, बल्कि इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा ये फैसला कर सकता है और इलेक्शन कमीशन से हिदायत लेकर ही अदालत को आगाह किया जा सकता है। जिस पर अदालत ने कहा कि अगर आप नहीं कर सकते तो हम खुद यहाँ पर आर्डर पास कर देते हैं। और जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अब 10 अप्रैल को दोबारा पोलिंग का जो पोलिंग है उसको रोकते हुए ये कहा है कि हम उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी तक जो वकील हैं उनके दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके। दीगर जो सलमान अकरम राजा जो कि नून लीगी उम्मीदवार के वकील हैं उनके दलाइल अभी जारी हैं। आज दूसरा रोज था। उसके बाद जो शहजाद शौकत जो कि PTI के उम्मीदवार के वकील हैं उन्होंने भी रिबटल में अभी दलाइल देना है और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर जो फ्रीकैन हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। लिहाजा अदालत ने ये कहा है कि क्योंकि बेंच भी दस्तयाब नहीं है इस हफ्ते, कुछ पर्सनल रीजंस हैं, कुछ जाती वजूहात हैं जिसको आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। वकला को मुखातिब करते हुए जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा है, लिहाजा हमारी आपसे ये गुजारिश ही है कि हम आइंदा हफ्ते एन मुमकिन है अगर हम लोग दस्तयाब हुए इस्लामाबाद के अंदर तीनों जजेस तो हम एक स्पेशल बेंच की सूरत में भी इस मुकदमे को सुन लेंगे। लिहाजा उस वक्त तक हम जो पोलिंग का फैसला है, पोलिंग का जो दिन है 10 अप्रैल का जो पोलिंग का फैसला है उसको हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का कोई मसला बाद में दरपेश ना हो। एक लिहाज से पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उनको यहाँ पर रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा क्योंकि अदालत अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। अभी वकला के दलाइल जारी हैं। अभी ये सिर्फ एक आर्जी आप कह सकते हैं, आर्जी तौर पर उनको एक रिलीफ मिला है, लेकिन अभी भी जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट के ही कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट बारहा ये बात कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन क्योंकि एक आईनी इदारा है और उनका फैसला ऐसे नहीं उड़ाया जा सकता, लिहाजा हम तमाम वकला से दलाइल सुनेंगे। दलाइल सुनने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। ठीक है, अभी ये फैसला जो है वो आर्जी है, दोबारा से वकला के दलाइल सुने जाएंगे और फिर किसी हतमी नतीजे पे पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अहम खबर आपको देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादम करार दिया है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी बताएगा इस फैसले के हवाले से।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच में ये मामला ज़ेर बहस था और अभी थोड़ी देर पहले की इत्तला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बलदियाती इदारे पंजाब के तमाम बलदियाती इदारे जो थे वो जिस मर्जी लेवल के थे वो उनको बहाल कर दिया है और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो बलदियाती एक्ट है उसका सेक्शन 3 वो आईने पाकिस्तान से मुसादम है। इस फैसले की तफसीलात अभी आ रही हैं। ताहम अब तक की जो इत्तला ये है कि जो तमाम बलदियाती इदारे जिनको मुअत्तल कर दिया गया था एक हुक्म के तहत उनको बहाल कर दिया गया है और ये खास तौर पर पंजाब सूबे के जितने बलदियाती इदारे थे वो जिला लेवल के थे या सिटी लेवल के थे उनको बहाल कर दिया गया और बहाल करने के बाद उनको ये भी कहा गया है कि ये जो एक्ट है जिसके तहत बलदियाती इदारे कायम हैं उनका सेक्शन जो है वो सेक्शन 3 जो है वो आइन से मुसादम है। आज बड़े तफसीली दलाइल हो गए हैं इस मामले पर और उसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी दलाइल दिए थे। उन्होंने कहा था कि पंजाब हुकूमत बलदियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि पंजाब हुकूमत चाहती है कि इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल किया जाए। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बहाल किया तो उससे पहले एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने बड़े तफसीली दलाइल दिए और उन्होंने इसमें जो मुश्तरका मफादात कौंसिल है उसके इजलासों का हवाला भी दिया। आज के इजलास में आज के समाअत में दौरान समाअत चीफ जस्टिस गुलजार ने इस्तफसार किया था कि पंजाब की जो लोकल हुकूमतें हैं उनको क्यों खत्म किया गया था और इस बात पे रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल का बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसमें ये भी डिस्कशन में आया था कि सूबे में मई के महीने में बलदियाती इंतखाबात करवा दें लेकिन उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये सिर्फ वफाक का नहीं सूबे का भी मामला है। ताहम आज अभी कंक्लूजन के बाद जो है थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने जिसकी सरबराही जस्टिस गुलजार अहमद कर रहे थे उन्होंने बलदियाती इदारों की बहाली का हुक्म जारी किया है और उसके साथ साथ ये कहा कि ये जो सेक्शन है उसकी ये आईने पाकिस्तान के मुसादम है। जी तफसीलन फैसला भी आना बाकी है। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे जहां पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Boost commercial and economic linkages between our two countries and further enrich our bilateral relations. I understand that the window will serve as a 24/7 online platform to provide credible information and guidance for respective businesses and entrepreneurs. I will also help establish B2B contacts. Pakistan deeply values its relations with Hungary, both bilaterally and in the European Union. It is a matter of deep satisfaction that despite the ongoing pandemic, the two sides, particularly the business community, have been working together to further cement our economic partnership. Pakistan and Hungary share aspirations for promoting regional and global peace and development. While Hungary is placed in the middle of Europe, Pakistan, at the crossroads of South Asia, Central Asia, and the Middle East, has the potential to serve as a trade, energy, and transport corridor. Our relations are rooted in history. People in Pakistan know Hungary through heroes like Shonda Pitofi, eulogized by our national poet Allama Muhammad Iqbal. We deeply appreciate Hungary's continued support during the review of GSP+. The scheme has paid great dividends, with the volume of trade between Pakistan and the European Union having doubled since this initiative. Today, European Union is the largest trading partner of Pakistan. I hope the dividends would now translate into increase in Pakistan-Hungary trade as well, as the current volume of $44.3 million is definitely much lower than the potential. It is gratifying to note that MOL Pakistan, a subsidiary of MOL Group, has been operating in Pakistan since 1999. We hope that the MOL Group would become our ambassador for Hungarian investors.
We also hope that MOL will extend its operations to renewable energy as well. We are thankful for scholarships the government of Hungary is providing to Pakistani students. These students would forge strong people-to-people links. There is a need for exchanging high-level visits between our two countries as well as at the private sector level to consolidate the existing level of cooperation. When the pandemic situation improves, we must focus on exchanging business delegations and promoting bilateral trade and investment opportunities. We look forward to hosting the second session of Pakistan-Hungary Joint Commission on Economic Cooperation in 2021 in Islamabad. We hope that on its sidelines, a business delegation from Hungary could meet their Pakistani counterparts. COVID-19 pandemic destroyed lives and livelihoods around the world. Economies of developing countries like Pakistan have been particularly impacted. We are currently going through a third wave. But our policy of smart lockdowns and targeted support to the most vulnerable parts of society has averted the kind of economic meltdown many other countries confronted. We look forward to working closely with Hungary for developing our collaboration in our fight against the pandemic. My government, under the leadership of Prime Minister Imran Khan, attaches great importance to enhancing Pakistan's trade and economic relations with our partners. The transformed Pakistan's focus is shifting from geopolitics to geoeconomics. Our new economic security paradigm has three central pillars: peace, development partnerships, and connectivity. Our government has undertaken structural and policy reforms leading to an improved investment ecosystem. Pakistan has improved 28 ranks on World Bank's Ease of Doing Business Index. We have also improved 58 positions on the World Bank's Starting a Business Indicator. Our investment policy offers equal treatment for local and foreign investors. All economic sectors are now open to foreign direct investment. Hungarian companies are welcome to explore joint venture opportunities with their Pakistani counterparts. There are some sectors where Pakistan has introduced a new set of incentives backed by regulatory ease. And these are renewable energy, electric vehicles, construction, IT, and tourism sectors in which Hungarian investors can be interested and they can look into them. Our new policy on alternate energy has been found attractive by influential international players. In this field, Hungarian investors may consider investing in our alternate energy market. Hungarian investors are also encouraged to invest in special economic zones. The 16 special economic zones are being established to create industrial clusters with liberal incentives, infrastructure, investor facilitation services, and reduced cost of doing business. Hungary has expertise in the field of agriculture and food industry, environment industry, water resource management, engineering technology, vocational training, and urban planning. Pakistan would welcome Hungarkum, it's difficult to pronounce, but Hungarkum, that's what I've learned, experience in these areas. Hungary could also benefit from collaboration in textiles, leathers, surgical goods, pharmaceuticals, food items like mangoes and rice, where Pakistan has a comparative advantage.
The government of Pakistan has eased visa requirements for businessmen from 95 countries, including Hungary. The business community can avail اسلام آباد میں وزیر visa on خارجہ کا arrival پاک ہنگری facility. ڈائلاگ سے ورچوئل خطاب. انہوں نے کہا کہ ہنگری کے ساتھ آن لائن کاروبار کے مواقع موجود ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور ہنگری کے تعلقات تاریخی ہیں. کورونا نے دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی.